साथ उपस्थित हुए हैं, जिसमें हम आपको हिंदी के प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं इस वीडियो में। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही धाकड़ प्रैक्टिस सेट होने वाली है। आप ये वीडियो अगर अंत तक देखते हैं ना, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, एक ही क्वेश्चन से मैंने कई क्वेश्चन बनाए हैं और ज़बरदस्त प्रैक्टिस सेट होने वाली है। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट हिंदी का, जो एसएससी जीडी और तमाम प्रकार की एग्जाम जिसमें हिंदी आती है, उन सब के लिए ये वीडियो एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है सांप का पर्यायवाची है, सांप का जो पर्यायवाची है वो कौन सा है। तो कौन सा है सांप का पर्यायवाची, अहि है या केहरी है या अरुण शिखा है या शार्दुल है। तो दोस्तों आप लोग बताइए। तो दोस्तों जो सांप का जो पर्यायवाची है वो है अहि। क्या है, अहि। सांप का पर्यायवाची अहि है। बाकी सांप का पर्यायवाची और भी हैं। कौन कौन से हैं सांप के और भी पर्यायवाची, आइए दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, जो सांप का पर्यायवाची है वो अहि है, विषधर है, उरंग है, फणिधर है इत्यादि। इतने कहीं अहि अहि आ गया, विषधर आ गया, उरंग आ गया, फणिधर आ गया, तो ये सब सांप के पर्यायवाची हैं। बाकी केहरी और शार्दुल ये सब दोस्तों किसके पर्यायवाची हैं, सिंह के पर्यायवाची हैं, सिंह के। ठीक है, केहरी और शार्दुल अगर आ जाए तो ये सिंह के पर्यायवाची हैं। उर्वशी किसकी रचना है। तो उर्वशी दोस्तों किसकी रचना है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, रामधारी सिंह दिनकर की। तो आइए थोड़ा सा डिटेल देखते हैं उर्वशी के बारे में। तो दोस्तों उर्वशी रचना रामधारी सिंह दिनकर की है। इनकी अन्य रचनाएं कौन कौन सी हैं, इनकी अन्य रचनाएं हैं कुरुक्षेत्र है, हुंकार है, रसमृति है, रेणुका है। तो पूछेगा कि रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी कृति है या कौन सी नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए उर्वशी के अलावा, उर्वशी तो रामधारी सिंह दिनकर की है ही, उसके अलावा कुरुक्षेत्र, हुंकार, रसमृति, रेणुका आदि इनकी कृति है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा, उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की कृति है। अगला क्वेश्चन, मैं पत्र लिख रहा था वाक्य में कौन सा भूतकाल है। मैं पत्र लिख रहा था, दोस्तों मैं पत्र लिखा था, लिख रहा था, तो इसमें कौन सा होगा, तो इसमें अपूर्ण भूतकाल होगा। कौन सा होगा, अपूर्ण भूतकाल। दोस्तों उपयुक्त वाक्य में अपूर्ण भूतकाल है जब यह ज्ञात होता है कि क्रिया भूतकाल में ही हो रही थी किंतु उसकी समाप्ति की अवधि का पता न चलता हो। भूतकाल में समाप्त हो रही है तो पता हो गया था थी से, लेकिन उसकी समाप्ति की अवधि का पता न चलता हो, वहाँ पे अपूर्ण भूतकाल होता है दोस्तों, वहाँ पे अपूर्ण भूतकाल होता है। प्रस्तुत वाक्य में क्रिया की समाप्ति की अवधि का पता नहीं चल रहा है, अतः यह वाक्य अपूर्ण भूतकाल है कि कब ये समाप्त हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पर इनमें से क्या होता है। तो जहाँ पर दोस्तों वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पे रस होता है या छंद होता है या अलंकार होता है या समास होता है, तो दोस्तों वहाँ पे अलंकार होता है। जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है और जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है दोस्तों। अधजल गगरी यहाँ पे क्या होगा, क्या क्या होगा, छलकत, छलकती या उछलती या बिखरी। तो दोस्तों अधजल गगरी छलकत जाए, ये यहाँ पे खाली स्थान पे भरा जाएगा। घोटक का पर्यायवाची शब्द होगा, घोटक का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा, बताइए दोस्तों। घोटक का, क्वेश्चन नंबर 11 का, घोटक का पर्यायवाची कौन सा होगा, घड़ा होगा, घोड़ा होगा, गधा होगा या हिरण होगा। तो घोटक का पर्यायवाची कौन सा होगा दोस्तों, बताइए आप लोग। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों घोड़ा होगा, घोड़ा इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए थोड़ा सा इसके विषय में, घोटा का पर्यायवाची घोड़ा होता है, इसके अन्य पर्यायवाची हैं बाजी है, सैंधव, तुरंग, ये सब मिल जाते हैं तो आप समझ जाइए कि ये घोड़ा का पर्यायवाची है। ठीक है, अश्व है, बाजी, सैंधव, तुरंग, घोटक, ये सब घोड़ा का पर्यायवाची है। निरक्षर का विलोम होगा, बताइए निरक्षर का विलोम क्या होगा, अनपढ़ होगा या साक्षर होगा या गंवार होगा या ज्ञानी होगा। तो निरक्षर का मतलब होता है दोस्तों अनपढ़, जो पढ़ा लिखा न हो वही होता है निरक्षर। तो निरक्षर का मतलब हो गया अनपढ़, ठीक है, लेकिन विलोम पूछ रहा है तो आपको बताना है क्या होगा, साक्षर होगा। ठीक है दोस्तों, निरक्षर का विलोम साक्षर होगा। अगला क्वेश्चन, प्रजा का बहुवचन क्या होगा। तो प्रजा का जो बहुवचन होगा दोस्तों वो प्रजाजन होगा। क्या होगा, प्रजाजन होगा। ना प्रजातंत्र आप कहना, ना प्रजागण कहना, प्रजाजन होगा। प्रजा का बहुवचन प्रजाजन होगा। राजा का पर्यायवाची होगा, तो राजा का जो पर्यायवाची होता है दोस्तों वो होता है नृप। क्या होता है, नृप। तो राजा का अन्य पर्यायवाची हैं उनको देखिए। तो राजा का जो पर्यायवाची है नृप है, भूप, भूपति, महीप, नरपति, नरेश, भूपाल, नरेंद्र इत्यादि, ये आपको कहीं मिलते हैं। तो राजा का पर्यायवाची होगा नृप, भूप, भूपति, महीप, नरपति, नरेश, भूपाल, नरेंद्र इत्यादि। रात काली अंधेरी है, विशेष्य क्या है। तो दोस्तों रात काली अंधेरी में विशेष्य क्या है, तो विशेष्य हमारा रात होगा दोस्तों। क्या होगा, रात होगा। रात ही हमारा विशेष्य का काम कर रहा है। विशेष एक समझिए तो एक प्रकार से संज्ञा क्या काम कर रहा है। तो रात काली अंधेरी में रात विशेष्य है दोस्तों। ठीक है, विशेषण की विशेषता बताने वाले को ही विशेष कहते हैं। तो विशेषण की विशेषता, विशेषण हो गया काली, काली है, और काली की विशेषता कौन बताया, रात की, रात कैसी है, काली है। तो विशेषता जो बताता है वही विशेष्य होता है, विशेषण की जो विशेषता बताता है। पगड़ी का बहुवचन होगा, पगड़ी का बहुवचन होगा, पगड़ियाँ या पगड़ी या पगड़ियों या कोई नहीं। तो दोस्तों पगड़ियाँ एकदम करेक्ट होगा, पगड़ी का बहुवचन। ठीक है, काला अक्षर आंसर क्या भरा जाएगा, सब जानते हैं दोस्तों, काला अक्षर भैंस बराबर यहाँ पर रिक्त स्थान में आएगा। आहत का विलोम शब्द क्या है, क्या है, आहत। आहत का विलोम शब्द क्या होगा। तो जो दोस्तों आहत का विलोम है वो क्या होगा, अनाहत होगा। आहत का अनाहत होगा, कन्फ्यूज मत होइएगा, न अनाहुत होगा न हत होगा, आहत का विलोम अनाहत होगा। ठीक है, तो आहत का विलोम क्या होगा, आहत का जो विलोम होगा वो अनाहत होगा।
थोड़ा सा देखते हैं। आहत का विलोम अनाहत होता है, अनाहुत आहुत का विलोम होता है। तो ठीक है दोस्तों, जो अनाहुत होता है वो आहूत का विलोम होता है। ज्ञानपीठ कितनी भाषाओं में दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ दोस्तों कितनी भाषाओं में दिया जाता है? तो वो 22 भाषाओं में दिया जाता है ज्ञानपीठ। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची से मान्यता प्राप्त कुल 22 भाषाओं में से किसी सर्वोत्कृष्ट रचना के लिए प्रदान किया जाता है। राजनेता में कौन सा समास है? तो राजनेता में जो समास है वो तत्पुरुष समास है दोस्तों। कौन सा तत्पुरुष समास है? आइए देखते हैं कैसे। राजनेता में तत्पुरुष समास है, इसका विग्रह जब करेंगे तो राज्य का नेता होता है, और राज्य का नेता तो दोस्तों ये तत्पुरुष समास में जाएगा। जहाँ पे कारक चिन्ह का यूज होने लगे वहाँ पे तत्पुरुष समास होगा। ठीक है दोस्तों। गाय का विलोम शब्द, गाय का विलोम भैंस मत कह दीजिएगा दोस्तों, गाय का विलोम जो होता है वो बैल होता है। गाय का विलोम भैंस नहीं मत कहिएगा, गाय का विलोम बैल होता है। तो करेक्ट आंसर बैल होगा। आकार का समानार्थी है, आकार का जो समानार्थी है वो क्या है? आकार का जो समानार्थी आकृति है, आकार और निराकार में आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि निराकार शब्द से आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, समानार्थी पूछा है, जो आकार के एकदम समान हो वो है आकृति। ये तो विलोम की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, आकार का समानार्थी की बात है, तो आकृति होगा। राउत का स्त्रीलिंग क्या होगा? राउत का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो राउत का स्त्रीलिंग राउताइन होगा। क्या होगा? राउताइन। मुनि का बहुवचन क्या होगा? तो मुनि का बहुवचन क्या होगा दोस्तों? मुनियों होगा। मुनि का बहुवचन मुनियों होगा। बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए का अर्थ होगा, क्या होगा? तो दोस्तों बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए, माने आप जैसे करेंगे वैसे भरेंगे, जैसी करनी वैसी भरनी ही होता है। बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए, मैंने किया कुछ और है तो कहाँ से कुछ और मैं पाऊँ। तो इसका अर्थ होगा, इस लोकोक्ति का अर्थ यही होगा कि जैसी करनी वैसी भरनी। भ्राता का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो भ्राता का जो स्त्रीलिंग होता है दोस्तों वो होता है भगिनी। भ्राता का भार्या मत कर दीजिएगा, या भ्राता का बहन मत कर दीजिएगा। तो भ्राता का जो स्त्रीलिंग होगा वो होता है दोस्तों भगिनी। भगिनी इसका करेक्ट आंसर होगा। अस्तो माँ सदगमय, तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? आप लोगों ने जब बहुत छोटे क्लास में रहा होंगे तो हो सकता है आपके स्कूलों में ये प्रार्थना चलती रही होगी, अस्तो माँ सदगमय। वही तमसो माँ ज्योतिर्गमय, तो यहाँ पे तमसो भरा जाएगा। तो दोस्तों विद्यालय की प्रार्थना भी पूछ सकता है कि क्या होगा इसके लाइन आगे। ठीक है दोस्तों, ये अस्तो माँ सदगमय तमसो बाद ज्योतिर्गमय श्लोक है, तो यहाँ पे तमसो होगा रिक्त स्थान की जगह पे। माखनलाल चतुर्वेदी किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? किस रचना के लिए? तो माखनलाल चतुर्वेदी को दोस्तों हिमतरंगिनी के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी कविता संग्रह हिमतरंगिनी के लिए वर्ष 1955 में हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दोस्तों वर्ष आप लोग याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो जो माखनलाल चतुर्वेदी की कविता संग्रह है वो हिमतरंगिनी है, और इसी हिमतरंगिनी के लिए उन्हें 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। माखनलाल चतुर्वेदी को। जो कहा ना जा सके उसे हम क्या कह सकते हैं? उसे हम अकथनीय कह सकते हैं दोस्तों, अकथनीय, जो कहा ना जा सके। द्रौपदी का चीर का अर्थ होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। द्रौपदी का चीर का अर्थ है नारी का अपमान करना, शर्मनाक कार्य, कभी समाप्त होना। दोस्तों जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था तो आप लोग शायद देखे होंगे कभी नाटक वगैरह या फिल्मों में, कि उसमें उनका कभी भी जो द्रौपदी का साड़ी थी वो कभी खत्म ही नहीं हो रही थी। तो वही इसमें पूछा, द्रौपदी का चीर का अर्थ है, ये मत समझना कि नारी का अपमान करना, बिल्कुल नहीं। द्रौपदी का चीर का मतलब कभी समाप्त न होना, क्योंकि उसमें यही हो रहा था, कभी समाप्त, उनकी साड़ी खत्म ही नहीं हो रही थी। ठीक है, तो द्रौपदी का चीर का अर्थ होता है दोस्तों कभी समाप्त न होना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अनाथ का विलोम है दोस्तों, अनाथ का विलोम सनाथ होगा। ठीक है, अनाथ का विलोम सनाथ। धक्का मुक्की में कौन सा समास है दोस्तों? धक्का मुक्की में आप बताएंगे कौन सा समास है? द्विगु समास है दोस्तों, द्विगु। ठीक है, द्विगु समास, सॉरी दोस्तों द्विगु नहीं, द्वंद्व समास होगा। द्वंद्व, जब दोनों पद प्रधान हो तो वहाँ पे धक्का मुक्की होता है, और बीच में डैश का चिन्ह हो, नियोजक चिन्ह जिसे कहते हैं, तब जाके वहाँ पे द्वंद्व समास होगा। कौन सा समास होगा दोस्तों? द्वंद्व समास। श्रीलाल शुक्ल को किस पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? किस पुस्तक के लिए? तो श्रीलाल शुक्ल को राग दरबारी जो है, श्रीलाल शुक्ल को किस पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? राग दरबारी के लिए उन्हें मिला था। राग दरबारी के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अब थोड़ा सा देखते हैं कि कब मिला था। तो राग दरबारी हिंदी उपन्यास है। ये राग दरबारी क्या है? एक उपन्यास है। एक क्वेश्चन ये मिलता है आपको सामने। उसके बाद श्रीलाल शुक्ल जो है, ये श्रीलाल शुक्ला, इन्हीं के द्वारा लिखी गई थी। कौन सी पुस्तक? श्रीलाल शुक्ल द्वारा लिखी गई थी राग दरबारी, जो कि उपन्यास है। इस पुस्तक पर वर्ष 1969 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुका था। किसे? श्रीलाल शुक्ल को। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई थी? तो किस भाषा में दोस्तों? ये अवधी भाषा में लिखी गई है। करेक्ट आंसर बी होगा। रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया लोकप्रिय महाकाव्य है। इसकी रचना गोस्वामी तुलसीदास ने किया था। कौन किया था दोस्तों? गोस्वामी तुलसीदास ने किया था इसकी रचना। तो इसे पूर्ण होने में लगभग 2 वर्ष 7 माह 26 दिन लगे थे। सब इंपॉर्टेंट दोस्तों, आप लोग याद एकदम कर लीजिएगा कि इसकी रचना गोस्वामी तुलसीदास ने किया था, और पूर्ण होने में इसके लगभग 2 वर्ष 7 माह 26 दिन लगे थे। और रामचरित के जो राइटर हैं वो तुलसीदास साहब हैं। गुनाहों के देवता के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती। कौन है? धर्मवीर भारती।
थोड़ा सा गुनाहों के देवता के बारे में देते हैं। गुनाहों का देवता के लेखक धर्मवीर भारती हैं। इनकी अन्य रचनाएं हैं ठंडा लोहा, अंधा युग, कनुप्रिया तथा 7 गीत वर्ष। ये सब धर्मवीर भारती की रचनाएं हैं। 1969 में किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था दोस्तों? आप लोग डेट जरूर याद रखिएगा कि किन्हें किस वर्ष में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो श्रीलाल शुक्ला को 1969 में राग दरबारी, कौन सा? राग दरबारी के लिए उन्हें मिला था। इसके पहले आप लोगों ने अभी देखा होगा राग, अगले क्वेश्चन में, कि राग दरबारी में उन्हें 1969 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था श्रीलाल शुक्ला जी को। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किसने किया था? किसने किया था? शांति प्रसाद जैन ने किया था दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार। थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल चर्चा करते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य जगत का सर्वाधिक सम्मानित पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार। इसकी स्थापना टाइम्स ऑफ इंडिया समाचार पत्र के संपादक साहू जैन परिवार या साहू शांति प्रसाद जैन द्वारा वर्ष 1961 में किया गया। इस पुरस्कार को सर्वप्रथम 1965 में मलयालम लेखक श्री शंकर कुरुप को प्रदान किया गया था। किसे? श्री शंकर कुरुप को प्रदान किया गया था। तो ये था ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। अगला क्वेश्चन दोस्तों, काली घटा का घमंड घटा में कौन सा अलंकार है? तो कौन सा अलंकार है दोस्तों? काली घटा का घमंड घटा में, थोड़ा सा इसे हम छोटा कर लेते हैं। काली घटा का घमंड घटा में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे दोस्तों यमक अलंकार है। अब थोड़ा देखेंगे कि यमक अलंकार होता कब है। तो दोस्तों काली घटा का घमंड घटा में यमक अलंकार है। यहाँ घटा के 2 अर्थ हैं। पहले का अर्थ काले बादल तथा दूसरे का अर्थ कम होना है। माने यहाँ से समझिए कि अगर एक ही शब्द के 2 या 2 से अधिक अर्थ निकले तो वहाँ पे यमक अलंकार होता है दोस्तों। तो यहाँ पे घटा शब्द का दो अर्थ निकला है। पहला है, घटा तो एक ही शब्द है पर उसके 2 अर्थ निकले हैं। एक का है काले बादल और दूसरे का अर्थ है कम होना, तो इसलिए यहाँ पे यमक अलंकार होगा। राई का पहाड़ बनाना का मुहावरा क्या होगा? राई का पहाड़ बनाना, तो दोस्तों राई का जो पहाड़ बनाना, इसका मुहावरा का अर्थ होगा छोटी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। दोस्तों आप लोग कल्पना करिए, राई का पहाड़ बनाना ये कैसी बात है? कभी सरसों का राई बनाना, सरसों का, कभी सरसों का पहाड़ बना सकता है कोई, तो बढ़ा चढ़ा कर बात बोला ना, तो वही छोटी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, यही होता है राई का पहाड़ बनाना। गीत गोविंद, गीत गोविंद किसकी रचना है? तो गीत गोविंद किसकी है? जयदेव की है दोस्तों। किसकी है? जयदेव की। गीत गोविंद जयदेव की रचना है। दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक हुआ कि 40 क्वेश्चन तो नहीं हो पाया, ये 40वां क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा छोटा है, तो वो हम तुरंत करवा देते हैं। देखिए आप लोग दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 तक तो एकदम हुआ था, उसके बाद हम डायरेक्ट 11-12 में पहुंच गए थे, तो 6वां क्वेश्चन छूट गया था। 6वां और करीब 10 क्वेश्चन तक छूट गए थे। तो ये थोड़ा देखते हैं। थोथा चना, यहाँ पे रिक्त स्थान में क्या भरेंगे? बाजे घना। थोथा चना बाजे घना, इस लोकोक्ति का यही अर्थ होगा। उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, उड़ती चिड़िया के पंख गिनना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो जो उड़ती चिड़िया के पंख गिनता है, इसका मतलब क्या? जो आपके परिवार में या आपके गांव में जो बुजुर्ग लोग होते हैं ना, कहते हैं ना हमको चुतिया मत बनाओ, हम उड़ती हुई चिड़िया के पंख गिन लेते हैं। तो क्या कहते हैं? उनका क्या मतलब होता है? इनका मतलब यही होता है कि तुम जो मुझसे छिपा रहे हो ना, वो मैं सब जानता हूँ। मैंने मन की बात को मैं तुम्हारे जान गया हूँ कि तुम क्या चाहते हो, क्या करना चाहते हो। तो उड़ती चिड़िया के पंख गिनना सही मुहावरे का जो अर्थ है वो यही है, मन की बात जानना। ठीक है। अगला, नागार्जुन का वास्तविक नाम। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। नागार्जुन का जो वास्तविक नाम है वो बैजनाथ मिश्र है। इनका वास्तविक नाम बैजनाथ मिश्र था। दोस्तों ये बाबा के नाम से भी प्रसिद्ध थे, प्रगतिवादी विचारधारा के कवि थे ये, और इनका नाम बाबा भी लोग कहते थे, लेकिन वास्तविक नाम बैजनाथ मिश्र है। तो करेक्ट आंसर ए होगा। भगवती चरण वर्मा, भगवती चरण वर्मा पुस्तक कौन सी है? भगवती चरण वर्मा की पुस्तक कौन सी है? मैला आंचल, आधे अधूरे, या चित्रलेखा है, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों भगवती चरण वर्मा की जो पुस्तक है वो चित्रलेखा है। करेक्ट आंसर सी होगा। आइए थोड़ा सा देखते हैं भगवती चरण वर्मा की और कौन कौन सी पुस्तकें हैं। तो भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है चित्रलेखा, पतन, आखिरी दांव, रेखा, सबही नचावत राम गोसाई, भूले बिसरे चित्र, टेढ़े मेढ़े रास्ते आदि हैं। मैला आंचल फणीश्वरनाथ, जो पहला ऑप्शन ना, ये फणीश्वरनाथ रेणु का है, तथा आधे अधूरे मोहन राकेश के। जो आधे अधूरे हैं ना, ये मोहन राकेश की है। किसकी? मोहन राकेश की है। और चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा की है। मैला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु, आधे अधूरे मोहन राकेश की है। दक्ष का विलोम, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं दोस्तों। दक्ष का विलोम नहीं, पर्यायवाची पूछा। दक्ष का जो पर्यायवाची शब्द है वो कौन सा है? तो दक्ष का जो पर्यायवाची है दोस्तों वो कुशल होता है। ठीक है, कुशल एक प्रकार से पारंगत। तो दक्ष का जो पर्यायवाची होता है, कुशल हो, पारंगत हो, ये सब दक्ष का पर्यायवाची होता है। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।